गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज हम लोग कल की क्लास से आगे स्टार्ट करेंगे। बीकॉम कंप्यूटर एप्लीकेशंस का बिजनेस इकोनॉमिक्स के यूनिट 4 का नेक्स्ट चैप्टर है लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस, परिवर्तित अनुपात नियम। इसी को परिवर्तनशील अनुपात नियम भी कहा जाता है, अथवा इसी को दूसरे तरीके से भी हम कह सकते हैं। इसको हम लोग शॉर्ट रन एक्शन, शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन, मतलब अल्पकालीन उत्पादन फलन। मींस इसके दो तरह से इसको हम इसका नाम देते हैं, अलग अलग तरीके से इसको किस तरह से हम लोग कर सकते हैं। तो परिवर्तनशील अनुपात नियम या अल्पकालीन उत्पादन फलन। लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन ऑक्यूपाई एन इंपॉर्टेंट प्लेस इन इकोनॉमी theory. This law examines the production function with one factor variable, keeping the quantities of other factor fixed. In other words, it refers to the input-output relation when output is increased by varying the quantity of one input. मतलब ये लॉ ऑफ वेरिएबल आखिरकार है क्या, ये किस तरह से काम करता है, इसके कार्य करने का तरीका क्या है। तो इसके ये जो आपका इकोनॉमी थ्योरी होती है ना, उस इकोनॉमी थ्योरी के साथ कार्य करने में सक्षम है, जो हम लोगों ने कल प्रोडक्शन पढ़ा था, फंक्शन ऑफ प्रोडक्शंस। इसे हम लोग लॉ ऑफ रिटर्न के नाम से भी जानते हैं। यदि आपसे कोई पूछ ले तो इसी को हम लोग लॉ ऑफ रिटर्न के नाम से भी जानते हैं। हिंदी में इसको उत्पत्ति के नियम भी कहा जाता है। तो ये परिवर्तनीय अनुपात का कानून आर्थिक सिद्धांत में एक महत्वपूर्ण है। यह कानून एक कारक चर के साथ उत्पादन समारोह की जांच करता है, अन्य कारकों की मात्रा को निर्धारित करता है। अन्य शब्दों में यह इनपुट आउटपुट रिलेशन को संदर्भित करता है, जब आउटपुट एक इनपुट की मात्रा को अलग करके बढ़ाया जाता है। मींस हम चूंकि अभी हमने कहा कि शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शंस भी है, तो अल्पकाल का अभिप्राय उस समयावधि से है जिसमें उत्पत्ति के समस्त साधनों को परिवर्तित नहीं किया जा सकता। अल्पकाल में सूक्ष्म समयावधि के कारण जिन उत्पत्ति के साधनों को परिवर्तित नहीं किया जा सकता, उन्हें हम स्थिर साधन अथवा फिक्स्ड फैक्टर भी कहते हैं। अल्पकाल में कुछ उत्पत्ति के साधन परिवर्तनशील इकाइयां परिवर्तनीय हो सकती हैं। अल्पकाल में उत्पादन के संयंत्र अथवा प्लांट का आकार अपरिवर्तित रहता है। इस प्रकार अल्पकालीन उत्पादन फलन में कुछ उत्पत्ति के साधन स्थिर होते हैं तथा कुछ परिवर्तनीय होते हैं। अल्पकालीन उत्पादन फंक्शन मतलब जो शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन है, इसकी 3 अवस्थाएं होती हैं। पहली होती है लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न, रिटर्न्स। दूसरी होती है लॉ ऑफ कांस्टेंट रिटर्न्स और तीसरी होती है लॉ ऑफ डाइमिनिशिंग रिटर्न्स। तो जो लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न्स होती है, इसे हम बोलते हैं उत्पत्ति वृद्धि नियम, और जो सेकंड लॉ ऑफ कांस्टेंट रिटर्न्स होती है, इसे बोलते हैं उत्पत्ति समता नियम, और जो तीसरी होती है लॉ ऑफ डाइमिनिशिंग रिटर्न्स, इसको बोलते हैं हम लोग उत्पत्ति ह्रास नियम। तो ये जो तीनों नियम हैं, इन नियमों के हिसाब से हम इसको आगे लेकर चलते हैं। तो when the quantity of one factor is varied keeping the quantity of other factor constant, the proportion between the variable factor and the fixed factor,
is altered, the ratio of employment of the variable factor to that of fixed factor goes on increasing as quantity of the variable factor is increased. Means जब एक कारक की मात्रा भिन्न होती है तो अन्य कारकों की मात्रा स्थिर होती है। चर कारक और निश्चित कारक के बीच का अनुपात बदल दिया जाता है। चर कारक के नियोजन का अनुपात निश्चित कारक के रूप में बढ़ता जाता है क्योंकि चर कारक की मात्रा बढ़ती जाती है। अब इस नियम की व्याख्या लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस, जो मैं बोला ना, परिवर्तनशील अनुपात के नियम या परिवर्तित अनुपात के नियम, इसकी डिफिनीशन है इसकी प्रोफेसर बेनहम के अनुसार, as the proportion of one factor in a combination of factor is increased, after a point first the marginal and then the average product of that factor will diminish. मतलब कारकों के संयोजन में एक कारक के अनुपात में वृद्धि हुई है, एक बिंदु के बाद पहले सीमांत और फिर उस कारक का औसत उत्पाद कम हो जाएगा, ये प्रोफेसर बेनहम ने कहा था। अब एक डिफिनीशन और है प्रोफेसर स्टिगलर के अनुसार, जब कुछ उत्पत्ति साधनों को स्थिर रखकर एक उत्पत्ति साधन की इकाइयों में समान वृद्धि की जाए, तब एक निश्चित बिंदु के बाद उत्पादन की उत्पन्न होने वाली वृद्धियां कम हो जाएंगी, अर्थात सीमांत उत्पादन घट जाएगा। तो ये दूसरी डेफिनेशन है इसकी। मींस इन के अनुसार ये जो उपरोक्त सिद्धांत मैंने 3 बताया आपको, एक ही है, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन या फिर लॉ ऑफ रिटर्न्स। तो इसमें इन सिद्धांतों को 3 शर्तों पर निर्धारित किया जाता है। जो पहली शर्त है इसकी, एक साधन के अतिरिक्त सभी अन्य साधनों की मात्राओं को स्थिर मान लिया जाए। मतलब पहली कंडीशन है कि सभी साधन के अतिरिक्त एक को स्थिर मान लिया जाए। दूसरा है तकनीकी ज्ञान भी स्थिर हो, मतलब टेक्नोलॉजिकली भी वो कांस्टेंट हो जाए। और तीसरा है साधनों के संयोग का अनुपात परिवर्तनशील हो, मतलब जो साधन होंगे जिनको हम यूज करेंगे उनका संयोग भी क्या हो, आपका परिवर्तनशील हो। तब हम इस नियम को व्याख्या करते हैं कि किस तरह से हम इस व्याख्या को कर सकते हैं। तो आगे देखिए, कारक के प्रतिफल के नियम के अनुसार अल्पकाल में यदि हम उत्पादन के अन्य सभी साधनों को सतत रखते हुए केवल एक परिवर्तित कारक को बढ़ाया जाता है तो पहले प्रतिफल बढ़ता है, फिर यह घटने लगता है और अंत में ऋणात्मक हो जाता है। यह आप अच्छी तरह जानते हैं, ये फिजिक्स में पढ़ा है, अगर आप लोग थोड़ा बहुत पढ़ा होगा कि कोई भी कांस्टेंट एक सीमित, मतलब एक नियत समय तक ऊपर जाता है और इसके बाद वो क्या हो जाता है, धीरे धीरे नीचे आना शुरू होता है और एक समय ऐसे आ जाता है जब वो क्या हो जाता है, ऋणात्मक हो जाता है। तो सेम ये उसी कांस्टेंट ये उसी रूल्स को सपोर्ट कर रहा है, उसी रूल्स को जस्टिफाई करता है। अब देखिए फिगर आपके सामने दिख रहा होगा, तो फिगर में आप देखिए अमाउंट ऑफ वेरिएबल फैक्टर्स और YH में है आउटपुट। आप देखिए 3 कर्व यहां गए हुए हैं। पहला है टीपी का फुल फॉर्म है टोटल प्रोडक्शन, कल मैंने बताया था। एपी का एवरेज प्रोडक्शन और एमपी का है मार्जिनल प्रोडक्शन। तो आप देखिए पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, ये स्टेज जो मैंने पीछे बताया ना भी, स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3 आप लोगों को दिख रही होंगी। स्टेज 1 में आप देखिए पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन F, मतलब यहां तक वो क्या कर रहा है, ऊपर जा रहा है और इसके बाद क्या हो रहा है, स्टेज 2 में आता है। फिर स्टेज 3 में आप देखिए वो हाई हो रहा है, लेकिन इसके बाद क्या हो रहा है, धीरे धीरे टोटल प्रोडक्शन क्या हो रहा है, घटान की ओर आ रहा है, मतलब नीचे की ओर आ रहा है। फिर इसी तरह से एपी में आप देखिए एवरेज प्रोडक्शन में एक समय ऊपर जाता है, देन कुछ देर के लिए कांस्टेंट होता है, अगेन वो नीचे की ओर ऋणात्मक होने, और एक समय ऐसा आता है कि वो ऊपर तक तो जाता है लेकिन धीरे धीरे नीचे आता है और एक समय ऐसा आ जाता है जब वो क्या हो जाता है, सीधे के सीधे ऋणात्मक हो जाता है।
तो अब ये कैसे होता है वो जरा देखिए। कुल उत्पादन मतलब टोटल प्रोडक्शन एवं सीमांत उत्पादन अर्थात मार्जिनल प्रोडक्शन में क्या संबंध है? पहला संबंध है, जब सीमांत उत्पादन बढ़ता है तो कुल उत्पादन तेजी से बढ़ता है। दूसरा संबंध, जब सीमांत उत्पादन घटता है तो कुल उत्पादन घटती दर से बढ़ता है। तीसरा संबंध है, जब सीमांत शून्य स्तर पर हो जाता है तो कुल उत्पादन अपने अधिकतम स्तर पर, देखिए फिगर आप देख पा रहे होंगे अगर पीछे, तो उसमें अधिकतम स्तर हाई गया ना एम पॉइंट से, और फिर लास्ट में सीमांत उत्पादन जब ऋणात्मक हो जाता है तो कुल उत्पादन वहां से क्या होने लगता है? घटना शुरू हो जाता है। इसी तरह से हम जब बात करते हैं कि कुल उत्पादन, तो क्या है ये कि किसी परिवर्तनशील साधन की निश्चित इकाइयों के अन्य स्थिर साधन इकाइयों के साथ प्रयोग से जो उत्पादन प्राप्त होता है उसे उत्पादकता कहते हैं। अर्थात सीमांत उत्पादन अर्थात मार्जिनल प्रोडक्शन एवं औसत उत्पादन अर्थात एवरेज प्रोडक्शन में क्या संबंध है? जिस तरह से टोटल प्रोडक्शन और मार्जिनल प्रोडक्शन में संबंध है, उसी तरह से मार्जिनल प्रोडक्शन और एवरेज प्रोडक्शन में संबंध है। कैसा? जब सीमांत उत्पादन औसत उत्पादन से अधिक होता है तो औसत उत्पादन क्या होता है? बढ़ता है। जब सीमांत उत्पादन औसत उत्पादन से अधिक होता है तो औसत उत्पादन घटता है। जब सीमांत उत्पादन एवं औसत उत्पादन बराबर होते हैं तब औसत उत्पादन क्या होता है? अपने अधिकतम स्तर पर होता है। और इसी तरह से सीमांत उत्पादन आगे जाकर ऋणात्मक हो जाता है, लेकिन औसत उत्पादन हमेशा धनात्मक रहता है। ना तो टोटल प्रोडक्शन ऋणात्मक होता है और ना तो औसत उत्पादन औसत उत्पादन ऋणात्मक होता है। ऋणात्मक कौन होता है हमेशा? मार्जिनल प्रोडक्शन, जिसको कि हम लोग सीमांत उत्पादन के नाम से जानते हैं। अब प्रतिफल बढ़ता क्या है? बढ़ते प्रतिफल का कारण क्या है? तो पहला कारण है स्थिर साधनों का पूर्ण उपयोग। शुरू में जब हम परिवर्तित साधन बढ़ते हैं तो स्थिर साधनों का उपयोग पूर्ण तरीके से होता है, इससे प्रतिफल में बढ़ोतरी देखने को मिलती है। अर्थात जब हम कोई चीज परिवर्तन करते हैं, परिवर्तनशील करते हैं, तो जो पहले से लगे हुए साधन है उनका उपयोग पूरे तरीके से होता है तो प्रतिफल में बढ़ोतरी देखने को मिलती है। श्रम विभाजन एवं कुशलता में वृद्धि, जैसे जैसे श्रम के लिए साधन बढ़ते हैं, विशिष्ट कार्यों के लिए विभिन्न श्रमिकों को जिनसे आप श्रम विभाजन संभव है किया जा सकता है, इस कारण कार्य कुशलता से होता है। तीसरा कारण साधनों का उचित समन्वय, उत्पादन में जैसे जैसे स्थिर साधनों के लिए पर्याप्त परिवर्तित साधन आते हैं तो उससे उनका पूरा प्रयोग होता है, जिससे कुल उत्पादन और सीमांत उत्पादन दोनों में वृद्धि होती है। अब घटता कब है प्रतिफल? साधनों की स्थिरता। अब हम स्थिर साधनों के लिए पर्याप्त परिवर्तित साधनों के होने के बाद भी परिवर्तित साधनों को बढ़ाते जाते हैं, तो इससे क्या होगा? साधनों का अधिक प्रयोग करने से प्रतिफल की वृद्धि पर नकारात्मक असर होता है एवं वो घटने लगती है। अपूर्ण प्रतिस्थापक, जैसा कि हम जानते हैं जैसे जैसे परिवर्तित साधन बढ़ते हैं वैसे वैसे दोनों साधन एक दूसरे के अपूर्ण प्रतिस्थापक हो जाते हैं, इससे वृद्धि में कमी आती है क्योंकि पूर्ण प्रयोग नहीं हो पाता है। तीसरी इसकी कहानी है साधनों में कम समन्वयता, जैसे जैसे स्थिर साधनों की तुलना में परिवर्तित साधन बढ़ते जाते हैं और जब ज्यादा हो जाते हैं तो उनका अनुपात बिगड़ जाता है, और जब समन्वय घट जाएगा तो समन्वय घटने से क्या होगा? सीमांत उत्पादन घटने लगता है एवं कुल उत्पादन घटते हुए दर से बढ़ने लगता है। तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि जो वेरिएबल प्रोपोर्शन का रूल है वो तीनों कंडीशन, चाहे वो टोटल प्रोडक्शन हो, चाहे मार्जिनल प्रोडक्शन हो, चाहे वो एवरेज प्रोडक्शन हो, इन तीनों ही केस में वो बढ़ता घटता है, लेकिन जो मार्जिनल प्रोडक्शन होता है वो एक समय पर क्या हो जाता है? माइनस पर चला जाता है। अब कुछ परिवर्तनशील अनुपात के नियम की मान्यताएं हैं। पहली मान्यता है उत्पादन प्रक्रिया में एक उत्पत्ति साधन परिवर्तनशील रहता है जबकि अन्य स्थिर रहते हैं। दूसरा है परिवर्तनशील साधन की समस्त इकाइयां समरूप मतलब होमोजीनियस होती हैं। समरूप को अंग्रेजी में होमोजीनियस कहते हैं। तीसरा है
तकनीकी स्तर में कोई परिवर्तन नहीं होता। चौथा, स्थिर साधन अविभाज्य मतलब इंडिविजुअल होते हैं। नेक्स्ट है, विभिन्न उत्पत्ति साधन अपूर्ण स्थानापन्न होते हैं। और आखिरी है, स्थिर साधन सीमित एवं दुर्लभ होते हैं। तो ये था आपका लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। आज के लिए इतना ही काफी है। आप लोग इस वीडियो को देखिएगा और इसमें कहीं पे भी कोई समस्या है तो आप लोग जरूर मुझसे कांटेक्ट करिएगा और कम से कम मुझे बताइएगा कि आप लोगों को वीडियो समझ में आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। तो आज के लिए इतना काफी। नेक्स्ट क्लास हम लोग जब देखें